प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सीताराम। आप लोग एक करीब 48 घंटे के अंतराल के बाद जो कल वाली वीडियो हमने रिकॉर्ड की, पुनः एक बार आप लोगों का अप्रतिम प्यार देखने को मिला और हमें भी ये आपसे रोज जुड़ने का एक स्वाभाविक आत्मबल भी इससे मिला। उसी के चलते इतने ठिठुरन भरी सर्द में हम समय निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग इसी बहाने कुछ न कुछ तो पढ़ाई करते रहें। मौसम थोड़ा विपरीत चल रहा है और आज तो मौसम कार्यालय की ये भी सूचना है कि 10 जनवरी से एक बार मौसम फिर गड़बड़ाएगा, बारिश वाला। तो वो अब जानते हैं 13-14 मकर संक्रांति का चक्कर है, ये तो होगा ही, ये तैयारी कर लीजिए। एक बार कड़क साधी, एक बार फिर एक दूसरा रेल आ रहा है। तो लेकिन पढ़ाई करते रहना है। आज कुछ बात करूंगा कि जो जीवन में आप बहुत क्षेत्रों में, केवल अपने करियर में ही नहीं, फिल्म जगत, राजनीति और बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, साधारण लघु कुटीर उद्योग में ऐसे तमाम पेशेवर व्यक्तियों को आप पाएंगे जिनकी साधारण लाइफ होती है शुरुआती समय में, लेकिन जब वो लाइफ उनकी यू टर्न लेती है, बहुत मेहनत के बाद, खासकर लंबे श्रम के बाद, तो पलट के रख देती है। लेकिन हाँ, निशान छोड़ जाती है। जो आदमी बचपने में बहुत संघर्ष करता है, उसको कितनों एसी कमरे में रख दिया जाए, कैसी भी सुविधा क्यों ना दे दी जाए, चेहरे की झाइयां बता देती हैं, चेहरे की झाइयां बता देती हैं, बनावट बता देती है। पहनावा तो बहुत दूर की बात है, इस आदमी ने संघर्ष बहुत किया है। हम एक नाम लेना चाहेंगे, फिल्म जगत में बहुत जाना पहचाना नाम है, जो दशरथ माझी के ऊपर पिक्चर बनी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसकी प्राथमिक जीवन को देखें, ऐसे टाटा इंडस्ट्री में प्राथमिक जीवन को देखें, ऐसे तमाम संघर्ष करके सफलता पाने वालों के जीवन को देखें, तो आप पाएंगे कि वो, इनको पता नहीं होता कि आगे चल के लाइफ में इतना बड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन वो जो चेंज है जो उनके जीवन में है, उसी के बूते वो लगातार अनवरत प्रयास करते हैं, बेजोड़ प्रयास करते हैं। अपने ही देश में नहीं, गैर मुल्कों में आप देखें, संघर्ष की इंतहा देखें। मलाला यूसुफजई को, उसके ब्रेन में सर में गोली मारी थी आतंकियों ने। गोली उसके सर में इधर से लेकर इधर से निकल गई थी। उस डॉक्टरों ने गोली निकाली और मलाला यूसुफजई का जीवन अब बताने को देरी नहीं, शांति का नोबेल जीत चुकी है। तो किसके जीवन में कब इतना बड़ा चेंज हो सकता है? वर्तमान प्रधानमंत्री जी का जीवन देखें, काफी लंबे समय तक रूखा सूखा, एकदम छठ, जैसे लगता है कि सब कुछ समाप्त है, जीवन में कुछ रंगे नहीं, बेरंग 53 साल। कोई झेल सकता है? 53 साल, कोई रंग नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई जानने वाला नहीं। और उस आदमी का जब पलटा नेचर ने, गुजरात के चीफ मिनिस्टर से वर्तमान प्रधानमंत्री तक, तो संसार का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रधानमंत्री मोदी को न जानता हो। विरोधी भी, समर्थक भी, और जो न समर्थक है ना विरोधी हैं, उदासीन नेचर वाले भी, सब परिचित हैं। एक अच्छी छवि उन्होंने बनाई है, हालांकि सब उन्हें पसंद नहीं करते, ये भी सर्वकालिक सत्य है। ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि पीएम का पद आसान नहीं है। कितने लोग तरसते हैं, ख्वाब बुनते हैं कि हमको प्रधानमंत्री का पद काश मिल जाए। ये पद बुनने वाले लोग से बेटर ये संघर्ष है। जैसे हाई कोर्ट में अगर कोई न्यायमूर्ति बनाया जाता है, उसके स्ट्रगल में, और जूनियर डिवीजन में कोई लड़का 35वें साल सक्सेस पाता है, उसके स्ट्रगल में फर्क हो सकता है। क्यों? अगर करप्शन होगा तो दोनों जगह से वो करप्शन से पाया हुआ व्यक्ति
पद पर शोभा नहीं पाता और दोनों जगह करप्शन संभव है। आप जूनियर डिवीजन में देख रहे हैं जो चर परिचित चल ही रहा है, श्रवण कुमार पांडे जी की याचिका के बाद आप घटनाक्रम देख ही रहे। हाई कोर्ट में भी जैक से लोग न्यायमूर्ति का पद लेते हैं। वो नाम गिराम केवल अपने कमरे में वही, बस वही उनके जानने पहचाने वाले लोग, हाँ हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति थे, बस इतना। लेकिन जो वाकई में प्रैक्टिशनर्स होता है, जिसे ला आती है, जो जजमेंट लिखता है, सुधीर अग्रवाल सर का नाम पहचानने के लिए मोहताज है क्या? अभी जो एक यादव जी हैं, जिनका विवाद केरा में गीता के ऊपर जो विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में उन्होंने बोल दिया था, संजय यादव, नहीं ये नाम मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यादव जी हैं, उनका वो भी अच्छे न्यायमूर्तियों में है। तो दिग्गज न्यायमूर्ति बनने के लिए ईमानदारी वहां भी एक चक्र का काम करती है, संघर्ष रूपी ईमानदारी। वैसे थोड़े कॉलेजियम सिफारिश कर देगा, कोई भाई भतीजावाद का चक्कर थोड़े होगा। जब वो उस लायक है तब उसकी सिफारिश हो रही। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो बार कोटे से इस महिला अधिवक्ता का नाम पूछा भी गया है एचजीएस में कि इसमें से कौन था जो पहली बार बार कोटे से यानी वकालत पेशे से अधिवक्ता होते हुए और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट न्यायमूर्ति बनाई गई है। तो वो संघर्ष की दास्तान, बहुत ईमानदार, बहुत डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे जो डेडिकेशन के साथ जूनियर डिवीजन में तैयारी कर रहा है या अपर जिला जज की तैयारी कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है भाई। किसी को 35वें साल, किसी को 38वें साल, किसी को 42वें साल, किसी को 45वें साल, किसी को 48वें साल सफलता मिल पाती है। और ये सब संघर्ष की दास्तां है। किसके नसीब में कब पत्ता खुलेगा, कौन 30वें साल, कौन 35वें साल, कौन 30 साल पहले, कौन 35 के बाद, कौन 38 के बाद, कौन 42 के बाद, कोई नहीं जानता। इसीलिए इस अनिश्चित क्षेत्र में जहां सब कुछ तय नहीं है, आपका काम है अपने धर्म, कर्म रूपी धर्म का अनुपालन। ये बातें क्यों कर रहा हूं? आपका मन मस्तिष्क अकेले में बैठे बैठे जब बहुत कुछ सोच लेता है, आपको ऐसे लगता है कि हमारा कोई है नहीं, मुझे कोई सहयोग नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास परिस्थितियां नहीं हैं, मेरे पास कमरा नहीं, इत्यादि। तो इन कठोर संघर्ष करने वाले और उच्च स्थानों को अचीव करने वाले, चाहे खेल के सेक्टर में आप देखिए, हमारे यहाँ से एक खिलाड़ी, मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रवीण यादव, अब दुनिया में लोगों के चर्चे में नहीं है, लेकिन सिंपल घर के लड़के हैं ये। कभी सर्च मारना इस बच्चे को, हम सचिन तेंदुलकर की बात नहीं करेंगे, उनको तो पूरी दुनिया हाथों हाथ उठाए हुए है, वो पता चलता है। लेकिन आप हमारे यहाँ के वो खिलाड़ी जो बहुत ही जूझती हुई जिंदगी से उन्होंने अपना नाम, आरपी सिंह अपने उत्तर प्रदेश से, इन बच्चों ने अपना एक मुकाम बनाया। आप अभी हालिया एग्जाम्पल देखें, मरने से बचे रिखप पंत, जीवन को देखें और सिर्फ कहानी कथा मान के इसे रील को स्क्रॉल ना किया करें, जिए। रील में भी सार्थकता है, रील देखना समय अपव्यय नहीं है, रील में बहुत कुछ है, इंटरटेनमेंट है, आपको संप्रेषण कौशल की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, संप्रेषण अभिप्रेरणात्मक संप्रेषण, अभिप्रेरणात्मक संप्रेषण का भी आधार है रील। जैसे कोई ओझा सर या कोई व्यंग मारते हुए अरे रील ही देख रहे हैं, या हम ही कह दें, तो उसका अर्ध सत्य है, वो पूर्ण नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं अपना व्यक्तिगत तजुर्बा, जो रुचि आपको कहती है, हो सकता है समाज के लिए वो अमान्य हो सकता है वह ला के विरुद्ध हो, लेकिन बंद कमरे में ला उसे अलाउ करती हो। समझना बात को। ला ही, जैसे आप एक डिफामेशन का केस देखें, एक आदमी बंद कमरे में जोर जोर से गाली दे रहा है, क्या उसने किसी का मानहानि किया? नहीं। तो अपना आक्रोश खत्म करने के लिए बड़बड़ बड़बड़ अड़बड़ सड़बड़ करना है, नाचना कूदना फादना जो करना कर लीजिए, समाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। कानून समाज के विरुद्ध प्रोटेक्शन है, हालांकि कुछ मामलों में व्यक्ति के विरुद्ध भी रक्षा होती है, लेकिन कम से कम दो हों तब। लेकिन वो चीज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जनरेट नहीं होते, आपको पढ़ने का मन नहीं करता। आप थोड़ी देर
अगर म्यूजिक लगा के डांस नहीं कर लेते तो आपका शरीर मोशन नहीं बनाता। तो ये करना कोई बुरी बात नहीं। ये आवश्यक है कि आप अपने तरोताजा रखने के लिए बगैर सामाजिक विधिक हित बाधित किए वो सब चीजें कर सकते हैं जिसके लिए आपको किसी और से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, और किसमें मन वचन कर्म से किसी थर्ड व्यक्ति को हानि नहीं होती है। इस बात का ख्याल रहे। तो वो एक अनिवार्य हिस्सा जो कि प्रयोज्य नहीं है, अप्रायोगिक है, हो सकता है कुछ संदर्भ में वो अनैतिक भी हो, लेकिन वो आपको इतना खुराक देगी जैसे, हालांकि ये एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए लेकिन रेलिवेंट है तो दे रहा हूं। आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े घराने में या जिनके यहाँ बहुत बड़े स्तर पर लेबर लगे होते हैं, वो लेबर लोगों को दारू पिला देते हैं। अब दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन आप जानते हैं जो आदमी दारू पी लेता है वो ड्योढ़ा काम करने लगता है। कुछ तो दारू की बूते ही न ठंडक महसूस हो, न कोई मतलब शरीर की पीड़ा महसूस हो, किए जा रहा है। तो ऐसे लोग जिनका लक्ष्य केवल काम करवाना है, उस व्यक्ति का खून चूसक शोषण दारू उसको पिला देते हैं और उसकी दिहाड़ी काट लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। लेकिन हमारी मूल बात जिस पर केंद्रित है कि अगर उसका जो आदमी आदती है दारू पीने का, वो दारू ना पाए तो उससे काम नहीं हो सकता। यानी अगर हमारा काम करके उसका रिजल्ट फीडबैक या आउटपुट लेना चिरंतन लक्ष्य है तो दारू चलेगा, दारू चलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको सुनियोजित ढंग से बैठने के लिए जो चीजें आपकी अपने अभिरुचि के हिसाब से है, कोई चीज है महीनों गुजर गया है आपने खाया नहीं है, वेज भी हो सकता है नॉन वेज भी हो सकता है, उस पर गौर करें। आप ये भी, मैं तो कई वीडियो में कह चुका, आप चौबीसों घंटा में ये तो जरूर ढूंढ निकालें कि किस समय आप नींद में नहीं होते, बहुत कुछ करने का मन करता है, अपने आप करता है। और पक्के भावना के साथ कह रहा हूं, हर व्यक्ति का समय अलग अलग होता है। इसीलिए मैं प्रेम आनंद महाराज की तरह कभी यहां से चैनल से नहीं कहने वाला हूं कि हर व्यक्ति को 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, नहीं। उसके स्वभाव में पूर्व जन्म इस जन्म की क्या ग्रह नक्षत्रीय दशाएं हैं और उसका मन किस समय लगता है, यहाँ उसकी स्वतंत्रता है। यहाँ उसको 3 घंटे का एग्जाम पेपर नहीं देना है। हाँ, जब एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी 10 दिन पहले से अभ्यास कर लेगा। लेकिन अगर कोई आदमी रात रात भर जाग कर पढ़ सकता है तो उसे पढ़ना चाहिए, और कोई आदमी अगर रात में 1 मिनट भी नहीं जाग सकता तो उसे रात का समय नहीं दिन का समय भुनाना चाहिए। कोई तो समय होगा जहां 2 घंटे 4 घंटे वो संघर्ष के विरुद्ध सुविधा महसूस करता होगा। संघर्ष दोनों है, चाहे दिन में पढ़ें चाहे रात में पढ़ें, लेकिन आप ये महसूस करें, नोट करें कि वो कौन सा समय है जहां हमारा एकदम दिमाग खुला खुला रहता है, फ्रेश महसूस करते हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बताऊं, मैं तो मेरा एकदम एकदम क्लियर कट है, 9-8 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक। हमारा दिन में नहीं हमसे हो पाता बहुत खास, कुछ खास नहीं। अगर हमें मौका मिल जाए तो हम भरपूर पूरा दिन भर सो लें। तो ये मेरी अपनी है, लेकिन सबकी नहीं हो सकती। इसीलिए सब पर 4 बजे का सूत्र लागू नहीं होता, और यही वो तंत्र है जो शास्त्र के हिसाब से नैतिक नहीं है। 4 बजे नहीं उठा जा सकता, लेकिन वो हमारे हित में है कि हम उस समैया को यूटिलाइज कर लें और जब एग्जाम देना होगा दिन में जाके दे आएंगे। ठीक है, मुश्किल थोड़ा विरोधाभासी हो जाता है लेकिन वो संभल जाता है। जब आपको अइबे नहीं करेगा एग्जाम हॉल में तो क्या एचजीएस में लिखेंगे भाई। और इतने बड़े सिलेबस में जूनियर डिवीजन का भी 25 9 31 सब्जेक्ट हो गया है, 34 पेपर की तैयारी, 5 6 पेपर में एग्जाम होता है, 3 दिन रेगुलर चलता है दोनों मीटिंग। और उस एग्जाम को देने के लिए वो दिक्कत में तो जरूर आएगा जो रात में जागता है और दिन में सोता है, जैसे मैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एग्जाम का प्रेशर होता है, वहां नींद भाग जाती है। मैं व्यक्तिगत 2018 पीसीएसजे का मींस का राइटिंग स्किल का अनुभव आपको बता रहा हूं। मुझे दोपहर में हल्की सी झपड़ी टाइप की, या मतलब आंखें लाल टाइप की हो जाए, ऐसा महसूस हुआ था लास्ट पेपर में। लेकिन इतना आता था कि नींद की ऐसी की तैसी। वो आता कब था, जो रात को भुनाया था। यही चीज आप अपने आप पे फॉलो करिए, सभी लोगों से कह रहा हूं। ये आपको बहुत लाइन पर लाके खड़ा करेगा। कुछ लोग आप देखें इसी में, इसी ध्येय के अंतर्गत कुछ तंबाकू दबा के अपना काम कर रहे हैं।
हैं? कुछ कई बार ये पियक्कड़ भी सेलेक्ट हो जाते हैं, हो जाएँगे, इसमें आश्चर्य नहीं। क्योंकि ये कतई नहीं, चाहे आईएएस हो या कोई भी सर्विस हो, उसमें मॉरल की व्यावहारिक परीक्षा थोड़े होती है। आपसे पूछा जाए कि ईमानदारी वरिष्ठ अधिवक्ता या अधिवक्ता होने के गुण बताइए, तो क्या उसमें कोई गुण आप लिखेंगे कि पियक्कड़ होना चाहिए? हैं? जबकि आप हो सकता है खुद ही पीते हों। तो आप ये लिखेंगे, तो लिखने के लिए क्या, जो किताबों में पढ़ा है, वही चल रहा है, वही सोसाइटी है। ये बात इसलिए कि संघर्ष, जो अपने सेल्फ के विरुद्ध संघर्ष है और जो जीवन के पक्ष में संघर्ष है, दोनों के संघर्ष के बीच में कहीं सफलता है। वो भी अनिश्चित है, कुछ तय नहीं है। इसी साल होगा, अगले साल होगा। तो इससे क्या होगा, आपको अपने विपरीत दुनिया में, चाहे वो दैनिक जीवन संबंधित हो या अपने शरीर से संबंधित हो, उसमें सुविधा बैठाने में मदद मिलेगी। और अगर सुविधा का मंचन या सुविधाजनक स्थिति ज़्यादा आपने क्रिएट किया 24 घंटे में, तो आप समय को यूटिलाइज करने में सफल रहेंगे। और समय अगर यूटिलाइज हुआ, तो फीडबैक अपने आप नज़र आ जाएगा। जितना मैं कहता हूँ पर डे, आप उसका 1% भी अमल करें, तो आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं होगी। केवल 3 नई लाओ की बाकी की बतिये नहीं छोड़ रहा हूँ। खुद जो नया चीज़ जोड़ा गया है, उस पर खुद क्वेश्चन नहीं बना सकते? मैं अभी आज के डेट में करीब 2 घंटा पहले 5वां पेपर हमने कंप्लीट किया, यानी 10 पेपर। हर पेपर के साथ 2 पेपर इंक्लूड है। हमने 10 पेपर राजस्थान और यूपी एचजीएस के लिए करवा लिए, नहीं, बना लिए, जिसमें से 2 हो गए हैं। तीसरा मुझे 10 तारीख को देना है। हम 2 आगे चल रहे हैं। इसलिए बनाए रखते हैं कि बाई चांस कभी तबीयत या कहीं कोई ज़रूरी काम आ जाए, तो वो शेड्यूल, चूँकि 7-8 मार्च को राजस्थान का एचजीएस होना है, इसलिए उसके साथ लापरवाही नहीं हो सकती। और इसी लगे हाथ राजस्थान के साथ-साथ यूपी भी हो रहा है, बच्चे लिख रहे हैं। जिनको इंटरेस्टेड है वो जुड़ रहे हैं, और जिनको 17 बहाने हैं, परिस्थितियाँ कभी नहीं खत्म होती। आप जानते हैं ना, इस मानव जीवन में कभी भी किसी काल में, चाहे कितनों संपन्न हो जाएँ, चाहे विपन्न रहें, ये कहें व्यथा कथा खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होती। कोई आदमी बाइसिकल की औकात नहीं रखता, जिस दिन वो बाइसिकल पे चलने लगता है, वो बाइक के बारे में सोचने लगता है। स्वाभाविक सोचेगा, सोचना ही चाहिए, बिल्कुल बुरा नहीं है ऐसा सोचना। आकांक्षी और जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ने की उत्कंठा। पूरा संसार प्रवाह है, गतिशील है, तो आप कैसे बैठे रह सकते हैं भाई? स्थिर रहेंगे, स्थिर हो जाएँगे, नहीं सोचेंगे आगा, तो सड़ने लगेंगे। आप ही नहीं, आपकी पीढ़ी, आपका पूरा मूल वंश नाश हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर लेंथ पे प्रवाह हो, गति हो, मोशन हो। इसी मोशन में सुविधाजनक स्थिति को जनरेट करने के लिए और जीवन के आपाधापी के प्रतिदिन के संघर्ष के विरुद्ध, और जीवन के तमाम ऐसे उत्कट उदाहरणों में जिसमें जिसने संघर्ष के विरुद्ध सफलता पाई है, उसको अपने साथ सहगामी बनाना सीखा जाइए। उसको सहगामी बनाइए, सोचिए, मंथन कीजिए, प्रेरित होइए और फिर लड़िए, पढ़िए। यही तरीका होता है। हमारे ग्रुप के एडमिन हैं वर्मा सर, मैं नाम नहीं लूँगा, अपर जिला जज के पद पर 2018 पार्ट सेकंड में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और 48वें साल उनको सक्सेस मिली। और एकदम न्यू कमर, पहले ही अटेम्प्ट में राम प्रकाश यादव जी को बिहार में एचजीएस का कुर्सी मिला। तो अब ये कहा जाए कि वो ज़्यादा बुद्धिमान, वो कम बुद्धिमान नहीं, अपना प्रारब्ध है। उनको 35वें साल लिखा था, उनको 48वें साल लिखा था। कोई कुछ कह सकता है? अपनी अपनी कर्म कहानी। इसीलिए गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि तेरा कर्म करने पे अधिकार है। तू कर्म से विमुख न हो और न किसी अन्य को विमुख करने की सलाह दे। जो जैसा कर रहा है करने दे, ठीक है? लेकिन एक सूत्र इसमें बहुत बढ़िया काम करता है, जिसको इतना सब समझाने के बाद, तमाम बातों को सोचने समझने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, उसको सब कुछ छोड़ के भगवान के मत्थे होना चाहिए और करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं देव देव आलसी पुकारा, मामेकम शरणम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वाला जो सूत्र है, वो देव देव आलसी पुकारा वाले पे नहीं काम करता। कर्तव्य करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग कर्तव्यशील व्यक्ति हैं, विद्वान लोग हैं,
श्रेणी समाज में आपकी विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। जजमेंट चाहे निचली अदालत दे, सीजीएम कोर्ट दे, एडीजे कोर्ट दे, सेशन कोर्ट दे, रेवेन्यू माल कोर्ट दे, कहीं का भी कोर्ट अगर जजमेंट दे रहा है तो कोर्ट करता है विद्वान अधिवक्ता के बहस और तर्क से हम सहमत हैं। कौन लिखता है? न्यायमूर्ति महोदय लिखते हैं, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट लिखता है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका आस्वादन और प्रभाव दोनों आप तभी पाएंगे जब ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। एडीजीसी की कुर्सी अगर किसी के जैक से मिली है तो आपकी छवि जबरदस्ती की नहीं बनेगी वो। हाई कोर्ट में ब्रीफ रीडर किसी के सिफारिश से बने हैं, जुगाड़ लगाया है, कभी आप वो छवि नहीं पाएंगे। इसीलिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और गिलंट गिलंट। ओरिजिनलिटी हासिल करने के लिए तरासने के स्तर तक गुलवर की भट्टी में तपाया जाता है। नेचर तपाती है, खुद तपना पड़ता है। जो तपता है उसकी छवि आभा औरा दैदीप्यमान वाला होता है, और जो फ्रॉड करता है उसको लोग जान भी जाते हैं। वो तेजहीन, बलहीन, आत्महीन, पीढ़ी का पूरा सर्वनाश करके केवल धन लोलुप हो जाता है। और धन लोलुप आदमी भोथरा, भद्दा और लगभग कह सकते हैं यश विहीन होता है, जबकि पद वही है। जो पद है वही है, वेतन भी हो सकता है उससे ज्यादा खींच ले रहा हो, लेकिन उसकी आभा नहीं छिड़कती। और आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो परम सत्ता है जो सबको चला रही है, हमको आपको जो बुलवा रही है, आपको सुनवा रही है, ये आभा युक्त है। इसीलिए जब भगवान की हम तस्वीरें देखते हैं या भगवान बुद्ध की ही देखें तो उनके किनारे किनारे एक आभा मंडल। आभा का मतलब ही होता है परम तत्व। आभा किसकी होती है? तेज ओज किसका होता है? जो सत्यनिष्ठ, ईमानदार, संघर्ष बेजोड़ करते नहीं कि मेहनत बेजोड़ करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, कर बहिया बल आपने छाड़ी पर आयास। इतना जब दमदारी से पढ़ेंगे, किसी के प्रति कुदृष्टि नहीं रखेंगे, ईर्ष्या द्वेष के लिए आपके पास समय नहीं होगा, हमेशा आप अपने कार्य में स्वाध्याय में व्यस्त होंगे, तो पैसे नहीं आएगा, आभा मंडल अंत में आएगा। किसी का बहुत पहले आता है, किसी का बीच में आ जाता है, किसी का थोड़ा डिले आता है, लेकिन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की बात पूरी। बहुत कड़क सर्दी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बोलूँगा। आप सभी लोगों में ऊर्जा का संप्रेषण परमात्मा हनुमान जी महाराज करवा रहे तो हम करने बैठ जाते हैं। इससे आप लोग सुनते हैं, ऐसा मुझे जब आभास होता है तो मैं आपसे कह पाता हूँ, इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप अगर सुने नहीं तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए हमको भी चार्ज करता है आपको आपने जो सुनने का अवसर दिया हमें, आपके भीतर बैठे परमात्मा का हम सादर नमन करते हैं। कल फिर मिलेंगे। हमारे द्वारा चलाए गए कार्यक्रम सुपर 30 बैच यूपी एचजीएस, राजस्थान एचजीएस का मेंस समान रूप से बैच चल रहा है। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्री की भी चल रही है। अगर आप यूपी जूनियर डिवीजन एपीओ के लिए आसान्वित हैं, वैकेंसी की प्रतीक्षा किए बगैर जुड़ना चाहते हैं, तो आप 10 तारीख के बाद कंटिन्यू हो रहे सारे क्लासेज सीरीज से जुड़ सकते हैं। इन सारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। अपने से बड़ों का ख्याल, बराबर वाले का ख्याल, छोटे का ख्याल, और सबसे मेन पॉइंट, अपने को अनकंट्रोल होने, क्रोध से और ईर्ष्या, दो चीजों से अगर आपने बचाया, बैतरणी अपने आप लग जाएगी। दो पे काम कीजिए, क्रोध और अगर ईर्ष्या खत्म हुई तो अहंकार अपने आप चला जाएगा। ये दो पे बहुत अहंकार, ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो आपको मटिया मेट करते हैं। जैसे जगत को, ब्रह्मांड को बनाने में तीन देव कार्य, त्रिदेव, भगवान नारायण, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा, इन तीनों के व्यक्तित्व को नकारात्मक रेंज में आप यहां भी लें, पूरा विनाश करने के लिए अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, ये तीन तत्व ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरा बना बनाया मंजर आपका एकदम मट्टी पलित कर देंगे। इनसे बचने के लिए आपको व्यस्त रहना जरूरी है, और व्यस्त आप तब रह सकते हैं जब आप अपने विपरीत समय को सुनियोजित करना सीखें। जैसा कि आज परमात्मा ने बुलवाया, हमने बोला, उस अनुरूप अपने खराब जाते हुए समय को सहेजें, व्यस्त हो जाएं, अपने कामों में लगें, तल्लीन हो, स्वाध्याय जबरदस्त करें, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। लेटे हुए हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज की सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। आज दिन बुधवार है और 8 जनवरी 2025 है। ठीक है,
आज के ठीक 6 दिन बाद मकर संक्रांति है। बहुत सारी शुभकामनाएँ, लेकिन 10 के बाद मौसम बहुत तेज़ी से बिगड़ेगा। अपने तबीयत का ठंड से बचते हुए ख़्याल रखते हुए पढ़ाई कंटिन्यू करें। जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 7705090393 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बहनों को, बंधुओं को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।